इस लेसन में मैं आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताऊंगी, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टॉपिक है। लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए इसको बहुत आसान बना दूँ। तो देखिए, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हम लिखते हैं DTL। DTL होता क्या है? ये अराइज होता है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। देखिए, यहाँ एक है वर्ड टाइमिंग डिफरेंस, और टाइमिंग डिफरेंस किसके दरमियान होना चाहिए? बुक इनकम और टैक्सेबल इनकम। अब बुक इनकम क्या होती है और टैक्सेबल इनकम क्या होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन क्विकली यहाँ दोबारा बता देती हूँ कि बुक इनकम को हम अकाउंटिंग इनकम भी कहते हैं। जो एक्रूअल बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो बुक इनकम होती है, और ये गैप को, IFRS को फॉलो करती है। जबकि टैक्सेबल इनकम जो है, ये कैश बेसिस पे होती है और ये टैक्स लॉ को फॉलो करती है। इनमें टाइमिंग डिफरेंस होता है, और यहाँ मैंने लिखा है DTL इज द डिफरेंस बिटवीन बुक इनकम एंड टैक्सेबल इनकम एज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। वही बात है, उसको दूसरे तरीके से लिख दिया है। और नाम ही आपको बता रहा है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यानी हमने अपनी जो टैक्स पे करना है, टैक्स पेएबल लाइबिलिटी है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, फ्यूचर में हम पे करते हैं। और उससे क्या होता है, हमें टैक्स बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ मैंने क्या लिखा है, टैक्स एक्सपेंस और करंट एक्सपेंस मींस DTL, यानी टैक्स डिफर्ड टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड करंट एक्सपेंस। अब आप कहेंगे कि टैक्स एक्सपेंस क्या होता है और करंट एक्सपेंस क्या होता है? टैक्स एक्सपेंस होता है टैक्स एज पर बुक, यानी अकाउंटिंग में जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया होता है, उस पे जो हम टैक्स देते हैं, जो हम मेजर करके लिखेंगे अपनी जर्नल एंट्री में, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो टैक्स एक्सपेंस है। लेकिन आपने एक्चुअल कितना पे किया, जो आप एक्चुअल पे करते हैं वो टैक्स लॉ के मुताबिक करते हैं, तो वो हो जाता है करंट एक्सपेंस। और DTL अराइज होती है जब आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होता है टैक्स बेस से। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेकिन याद रखें कि DTL आपने कब रिकॉर्ड करना है? जब आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट, यानी आपका जो है बुक इनकम, ज़्यादा होगी टैक्स इनकम से। अब हम चलते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल काम की तरफ। ये मैंने आपके लिए एक सिंपल सा सिनेरियो भी बनाया हुआ है, और इसमें मैं आपको बताती हूँ। देखें, सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ आपने कोई भी मशीनरी या PPE आपने परचेज की, और उसकी वैल्यू है 100K। राइट, आपने अंदाज़ा लगाया कि ये जो हमारा PP है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो भी मशीनरी है, ये 5 ईयर्स तक वर्क करेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 से 2014 तक। और इस पे हमने डिप्रिसिएशन लगाना है, तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगा देते हैं। 20%, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस वक्त मैं रेजिडुअल इनकम की बात नहीं कर रही कि आखिर में कुछ रेजिडुअल वैल्यू भी होगी, बस आपने इसको 100% डिप्रिसिएट करना है। तो 20,000 से ईच ईयर ये डिप्रिसिएट होगा, और आखिर में देखेंगे ये आपके पास 100,000 ही इसकी वैल्यू हो गई, ये डिप्रिसिएट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम डबल डिक्लाइनिंग की। यहाँ पे कैसा क्या होता है कि गवर्नमेंट ने देखा कि इन्होंने 100K स्पेंड किए हैं अपने PPE में, डेफिनेटली यहाँ कोई प्रोडक्शन होगी, कोई लोगों को यहाँ जॉब्स मिलेंगी, वो काम करेंगे, तो वो थोड़ा सा आपको टैक्स रिलीव दे देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप पहले साल में 40,000 डिप्रिसिएशन शो कर दें। और फिर इसी तरह देखें, यहाँ तो इक्वल है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। पहले साल में ज़्यादा है, फिर उससे थोड़ा कम है, फिर उससे कम है, तो हम इसको इस तरह कम कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया ताकि यहाँ पे 100K ही हो। लेकिन एट द एंड आपके जो भी मशीनरी और इक्विपमेंट है, उसको वो पूरी 100% से ही डेप्रिसिएट हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे फर्क आ गया। अब क्या है, ये हमारी बुक इनकम है, और ये हमारी टैक्सेबल यहाँ पे इनकम आएगी। तो ये, सॉरी, इसका ये डिप्रिसिएशन है, इसको मैंने A से रिप्रेजेंट किया है। अब हमने इस पे देखिए, अब आपका साल ख़त्म होने वाला है, और दिसंबर में आपने देखा कि आपका रेवेन्यू जो है वो 120K आपने जनरेट किया। हम इसको भी कांस्टेंट ले लेते हैं कि 5 साल तक आपका सेम रेवेन्यू होगा। तो अब इस रेवेन्यू में से जब आप ये माइनस करेंगे पहले साल में अपना एक्सपेंस, और एक्सपेंस भी हम कंसीडर करते हैं, बस डिप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास 100 आ गया। नेक्स्ट ईयर भी 2011 में भी आपका रेवेन्यू जो है और डिप्रिसिएशन सेम है स्ट्रेट लाइन से, तो ये कॉलम भी आपका सेम आएगा। और यहाँ
मैंने लिख दिया है कि 120 में से माइनस ए करना है, यानी रेवेन्यू में से आपने कॉलम ए को माइनस करना है और इसको आप टोटल करेंगे तो एट द एंड आपका फिर 500 के ही वैल्यू आएगी, राइट। अब ये एक्चुअल पॉइंट है हमारा टैक्स का कि हमारी टैक्सेबल इनकम क्या होगी। जो हमारी बुक इनकम होगी वो है 100 के, इस पे आपने टैक्स देना है 40%, इस पे देना है आपने। लेकिन जो टैक्स लॉ को फॉलो करना है, यहाँ पे उन्होंने आपको रिलीफ दे दिया कि आप तो 120 में से जब आप 40 को माइनस करेंगे तो आपका 80,000 रह जाएगा। और यहाँ मैंने 120 में से बी कॉलम को माइनस करना है, इसलिए ये लिखा है यहाँ पे, राइट। तो इसमें क्या हुआ, आपको आपको यहाँ रिलीफ मिलना शुरू हो गया। और कैसे हो गया, यानी आपने ये, यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ आपने 40% टैक्स देना है और यहाँ आपने 100 का 40% टैक्स देना है। अब एंट्री कैसे हम इसकी लिखेंगे, एंट्री लिखेंगे ये वाली, ये जो हमारा ये है ना 40%, इसका 40% क्या होगा, इसका 40% 40,000 होगा। तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस यानी बुक इनकम, ये बुक इनकम है, टाइम्स 40% 40,000 आएगा। और आप इन 5 ईयर्स में देख लें, इनका एग्जैक्ट 40,000 आएगा क्योंकि ये सेम अमाउंट है और इसका 40% लेना है। डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस यहाँ आएगा। अब आपने इसका 40% लिया तो इनकम टैक्स पेएबल क्या हो गया, 32,000 हो गया। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया था कि इनकम टैक्स पेएबल यानी करंट, ये करंट टैक्स है आपका, राइट। और ये जो है ये हमारे पास, यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ चल के, ये हमारा है टैक्स एक्सपेंस और ये करंट टैक्स है। करंट टैक्स का मीनिंग है कि आज आप कितना पे कर रहे हैं। आज हम 32,000 इस साल पे कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, 8,000 का आया। ये हमारा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो गई, यानी हमने ये पे ज़रूर करना है। ये नहीं होगा कि नहीं करना, ये करना है लेकिन ये आगे जाके पे करना है, इस साल हमने पे नहीं करना। अब इसी तरह हम सेकंड एंट्री पे बात कर लेते हैं। अगेन आपकी सेकंड एंट्री 5 टाइम्स आपने ये एंट्रीज लिखनी है और 5 टाइम्स ये आपका 40,000 आएगा क्योंकि इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है वो आपका 40% है 100 का। यहाँ पे इनकम टैक्स पेएबल अब आपने 96 का 40% कैलकुलेट करना है जो आएगा 38,400। ये इनकम टैक्स पेएबल है जो 2011 का है। दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 1600। 1600 से आपका डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यानी आपका था 40,000, पे आप 38,400 कर रहे हैं, रिमेनिंग आपका लाइबिलिटी में चला गया। अब नेक्स्ट ईयर आपने इसका 40% कैलकुलेट करना है। ये तो आपका बिल्कुल सेम हुआ, लेकिन इस बार आप जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो 42,240 पे कर रहे हैं। देखिए पे आप ज़रूर करेंगे अपना, लेकिन आगे डिफर्ड हो जाएगा, यहाँ जाके पे करेंगे। अब आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपने डेबिट साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ जो आपने क्रेडिट किया था डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को, वो आपकी यहाँ पे डेबिट हो गई 2240 से। इसी तरह थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर की भी एंट्रीज बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इसी तरह पास करनी है। यहाँ पे आपका 42,000 आएगा क्योंकि आपने इसका 40% लेना है जो कि 42,816 आ गया। कितना डिफरेंस आया, 2816 का। ये आपने डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को डेबिट करना है, एग्जैक्टली आपने यहाँ पे भी ऐसे करना है। लेकिन टी अकाउंट में मैं आपको बताती चलूँ, देखें यहाँ पे ये आपका 8,000 क्रेडिट था, ये आपका 1600 क्रेडिट था, तो हमने इसको क्रेडिट में लिखा था। 9600 डिफर्ड, ये DTL डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है। अब जैसे जैसे आगे गए हमें टैक्स देना पड़ा, हमने उसको डेबिट किया, तो आखिर में आप देखें कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए। मींस टैक्स तो आपने देना होता है लेकिन उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। एन इंक्रीज इन टैक्सेस पेएबल इन फ्यूचर ईयर्स ड्यू टू अ टेम्पररी डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, ओनली सिर्फ टाइमिंग में डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज आपने टैक्स देना होता है। तो आई होप कि आपको DTL का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, साइमा अकेडमी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।